हुआवे को कई सालों तक धरती की सबसे खतरनाक कंपनी बताया गया, एक प्राइवेट कंपनी जिसे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वह किसी दुश्मन देश की हो। उस पर पाबंदियां लगीं, बैन हुआ और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। लेकिन दुनिया जल्द ही समझ गई कि यह कहानी सिर्फ हुआवे की नहीं थी। यह कहानी थी ताकत, टेक्नोलॉजी और इस बात की कि असल में भविष्य पर हक किसका होगा। ठीक दोपहर 3 बजे बीजिंग के समय के अनुसार दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर मशीनें, जिनकी कीमत करीब 15 अरब डॉलर थी, अचानक बंद हो गईं। चीन भर की फैब्रिकेशन फैक्ट्रियों में स्क्रीन जम गईं, रोबोटिक बाहें बीच में रुक गईं और मशीनों की सटीक आवाजें एकदम खामोश हो गईं। ये कोई आम मशीनें नहीं थीं। हर एक की कीमत एक लग्जरी यॉट से ज्यादा थी और यह इंसानी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। एक ही रात में वे सब सिर्फ बेजान धातु के ढेर बन गईं। ये कोई हादसा नहीं था, ये था ऑपरेशन सॉवरेन सिलिकॉन, चीन की टेक्नोलॉजिकल आजादी का ऐलान। यह सिलसिला 3 दिन पहले शुरू हुआ था। अमेरिका के बढ़ते दबाव में नीदरलैंड की सरकार ने ASML की वह एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दी जिनके जरिए एडवांस लिथोग्राफी मशीनें चीन भेजी जा रही थीं। कुछ ही घंटों बाद ASML ने चीन में पहले से चल रही अपनी सभी डीप अल्ट्रावायलेट मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट, टेक्निकल सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिया। बीजिंग का जवाब तुरंत और सख्त था। पूरे देश में ASML के उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध और TSMC से सभी रिश्ते तोड़ने का ऐलान। न कोई बातचीत, न कोई समय सीमा, न कोई पीछे मुड़ना। बाहर से देखने वालों को यह कदम आत्मघाती लगा, लेकिन असल में यह था कई सालों की सोची समझी तैयारी का चरम बिंदु। साल 2022 से जब अमेरिका ने पहली बार एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाकर चीन की एडवांस चिप टेक्नोलॉजी तक पहुंच रोकनी शुरू की, बीजिंग ने चुपचाप लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए। 75 अरब डॉलर से ज्यादा रकम सेमीकंडक्टर रिसर्च में लगाई गई, सरकारी फंड, राज्य बैंकों और टैक्स इंसेंटिव के जरिए। 5000 से ज्यादा इंजीनियर, जिनमें हुआवे, SMIC और सरकारी लैब्स के विशेषज्ञ शामिल थे, उन्हें गुप्त रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भेजा गया, जहां फोकस था लिथोग्राफी, मटेरियल साइंस और यील्ड ऑप्टिमाइजेशन पर। सैटेलाइट तस्वीरों ने आसमान से वह कहानी दिखाई। शंघाई, शेनजेन और चेंगदू में नई नई विशाल फैब्रिकेशन फैक्ट्रियां जमीन से उठ रही थीं। रणनीति सीधी थी लेकिन क्रांतिकारी, पूरी आत्मनिर्भरता किसी भी कीमत पर। मार्च 2025 में शेनजन की एक कम मशहूर कंपनी सिकर ने ऐसी चीज दिखा दी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक घरेलू इमर्शन लिथोग्राफी सिस्टम जो 7 नैनोमीटर से भी छोटे फीचर्स प्रिंट करने में सक्षम था, और वह भी पूरी तरह चीन में बने पार्ट्स से तैयार किया गया था। पश्चिमी इंजीनियरों ने पहले इसे दिखावा कहा, लेकिन जब सिकार ने लाइव वेफर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजिंग और यील्ड डेटा दिखाया तो सबको यकीन हो गया कि यह असली है। चीन ने वो कर दिखाया जिसे अब तक असंभव माना जाता था। ASML की EUV मशीनों के बिना सब 7 नैनोमीटर चिप्स बनाकर। कुछ ही दिनों बाद हुआवे ने लॉन्च किया M6 Pro, जो KN9000 चिप से पावर्ड था। एक 7 नैनोमीटर प्रोसेसर जो पूरी तरह चीन में बना था, सिर्फ पुराने DUV उपकरणों और बेहद एडवांस मल्टी पैटर्निंग एल्गोरिदम की मदद से। न UV न पश्चिमी सहायता, बस चीनी इंजीनियरिंग की हद तक पहुंची मेहनत जून तक। SMIC ने पूरी तरह घरेलू मशीनरी से 5 नैनोमीटर चिप्स बनाना शुरू कर दिया। यील्ड लगभग 60% थी, जो TSMC के 85% से कम थी, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी था कि चीन अब अकेले आगे बढ़ सकता है। ASML के सर्विस सेंटर्स पूरे चीन में खामोश हो गए। हजारों डच और चीनी टेक्नीशियन बेरोजगार या दूसरी जगह भेज दिए गए। TSMC के जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, जिन्होंने चीन के इंजीनियरों की पीढ़ियां तैयार की थीं, एक रात में ही खत्म हो गए। लेकिन यह खालीपन ज्यादा देर नहीं रहा। बीजिंग ने एक टैलेंट ऑफेंसिव शुरू किया। सैलरी 3 गुना, साथ में घर, गाड़ी और स्टॉक ऑप्शंस की पेशकश। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि सेवानिवृत्त जापानी विशेषज्ञों को भी बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। कुछ ही महीनों में चीन ने विदेशी एक्सपर्ट्स की जगह अपने इंजीनियरों की एक नई नवाचार सेना तैयार कर ली।
मार्केट ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। ASML के शेयर 6 महीनों में 31% तक गिर गए। TSMC की मार्केट वैल्यू में करीब 180 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उधर SMIC और हुआवे जैसी चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। निवेशकों को साफ दिखने लगा था कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक खरीदार अब खुद सप्लायर बन रहा है। अगस्त 2025 में चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ये 17 धातुएं जो चिप निर्माण से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर जगह जरूरी थीं, अब राजनीतिक हथियार बन गईं। कुछ ही हफ्तों में टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसी धातुओं की कीमतें 400% तक बढ़ गईं। संदेश एकदम साफ था, टेक्नोलॉजिकल अलगाव अब दो तरफा चलेगा। गांजू जैसे शहर जो पहले सिर्फ रेयर अर्थ माइनिंग के लिए जाने जाते थे, अब नेक्स्ट जनरेशन चिप रिसर्च के केंद्र बन गए। सितंबर 2025 तक चीनी कंपनियां 8000 से ज्यादा नए सेमीकंडक्टर पेटेंट दर्ज कर चुकी थीं, जिनमें कई क्वांटम डॉट पैटर्निंग, AI आधारित प्रोसेस कंट्रोल और एटॉमिक लेवल एचिंग से जुड़े थे। चीनी इंजीनियरों ने पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं की, बल्कि नया रास्ता चुना। पुरानी DUV मशीनें, AI करेक्शन एल्गोरिदम और नए मटेरियल्स को मिलाकर उन्होंने विकसित किया कंप्यूटेशनल लिथोग्राफी ऑन स्टेरॉइड्स। इस तकनीक में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके उन डिस्टॉर्शंस को सुधारा गया जिन्हें पारंपरिक ऑप्टिक्स पकड़ भी नहीं पाती थी। अक्टूबर 2025 तक 3 चीनी सुपर कंप्यूटर, जो पूरी तरह घरेलू चिप्स से बने थे, दुनिया की टॉप 500 लिस्ट में शामिल हो गए। एप्पल जैसी कंपनियां, जिनकी सप्लाई चेन का 80% हिस्सा चीन पर निर्भर था, अब भू राजनीतिक रस्सी पर चलने जैसी स्थिति में थीं। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2023 से 2030 तक में साफ लिखा था 2030 तक सेमीकंडक्टर में पूरी आत्मनिर्भरता और उसके बाद क्वांटम, AI एंड फोटोनिक चिप्स में वैश्विक नेतृत्व। 2025 के आखिर तक दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। पश्चिमी ब्लॉक SML, TSMC, इंटेल और सैमसंग, और चीनी ब्लॉक हुआवे, SMIC और सिकार। अब यह दौड़ सिर्फ सबसे छोटे ट्रांजिस्टर की नहीं रही, बल्कि 2 सोचों की जंग बन गई, परिष्करण बनाम लचीलापन। चीनी चिप्स अब एशिया के स्मार्टफोन, अफ्रीका की इलेक्ट्रिक गाड़ियां और दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक सिस्टम चला रहे थे। एक नई डिजिटल सिल्क रोड बन चुकी थी, ऐसी सप्लाई चेन जिस पर पश्चिम का कोई नियंत्रण नहीं था। वैसे 2025 के अंत तक चीन दुनिया के मिड रेंज चिप्स का लगभग 1/3 उत्पादन करने लगा था, और यह उद्योग हर साल 30% की दर से बढ़ रहा था। 18 जनवरी, जिस दिन मशीनें बंद हुईं, अब चीन के इंजीनियरों के बीच सिलिकॉन इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानी जाती है। यह दिन बगावत का नहीं, बल्कि नए जन्म का प्रतीक था। वह पल जब चीन ने इजाजत मांगना छोड़कर खुद नवाचार करने का फैसला किया। सितंबर 2025 में Xiaomi ने लॉन्च किया Mi 17 Pro Max, जिसमें था 100 वॉट आवर का सिलिकॉन कार्बन बैटरी पैक और रैप अराउंड रियर डिस्प्ले। लॉन्च के कुछ ही मिनटों में फोन पूरे देश में बिक गया। पहली बार चीनी उपभोक्ताओं ने अपनी घरेलू तकनीक को सस्ता नहीं, बल्कि बेहतर माना। इस ट्रेंड को कहा गया हुआवे Xiaomi इफेक्ट। अब चीन का टेक इकोसिस्टम कॉपी से निकलकर इनोवेशन की लीडरशिप में बदल चुका था। जो अभियान कभी हुआवे को कमजोर करने के लिए शुरू हुआ था, वह अब एक तकनीकी क्रांति में बदल गया। हुआवे, SMIC और Xiaomi अब सिर्फ कंपनियां नहीं थीं, वे राष्ट्रीय प्रतीक बन चुकी थीं। हर प्रतिबंध, हर रोक, हर एक्सपोर्ट कंट्रोल चीन के लिए एक नया मौका साबित हुआ, कुछ अपनी शर्तों पर नया बनाने का। अब सेमीकंडक्टर की जंग एक व्यापार विवाद नहीं, बल्कि वैचारिक टकराव बन चुकी थी। एक तरफ अमेरिका का ओपन इकोसिस्टम, दूसरी तरफ चीन की राज्य नियंत्रित आत्मनिर्भर प्रणाली। नतीजा, डुप्लीकेशन की दुनिया, 2 सप्लाई चेन, 2 मानक, 2 विजन। अब आने वाला तकनीकी दशक इस बात से तय होगा कि कौन सबसे तेज चिप बनाता है, नहीं, बल्कि कौन पूरा तंत्र नियंत्रित करता है, कच्चे माल से लेकर सैटेलाइट ऑन ऑर्बिट तक। ऑन ऑपरेशन सॉवरेन सिलिकॉन एक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत एक क्रांति के रूप में हुआ, जिसने चीन को दुनिया की फैक्ट्री से बदलकर दुनिया की प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी बना दिया। जिस कदम से उसे अकेला करने की कोशिश की गई थी, उसी ने उसे निर्भरता से प्रभुत्व की ओर धकेल दिया।